पिनाका की टंकार हो या सृष्टि का संगीत, कच्छपी, वृति, महती की मधुर ध्वनि, महानंदा, सम्मोहनी की मधुर ध्वनि जो गूंजे हर हृदय में, वो है भारत ध्वनि। हर इतवार शाम 5 से 7 बजे। गगन कहे विजयी भवा। देखिए क्या एंट्री हुई है हमारे डायरेक्टर जनरल साहब की, या विंग कमांडर बोले पुष्कल द्विवेदी जी की, क्या एंट्री हुई है। ग्रैंड एंट्री बोलते हैं इसको प्रोग्राम में। विंग कमांडर पुष्कल विजय द्विवेदी जी सेवानिवृत्त, वायु रक्षा, खुफिया ऑपरेशन योजना और लड़ाकू मिशन नियंत्रण में 2 दशकों से अधिक अनुभव वाले पूर्व वायु सेनाधिकारी हैं। रह चुके हैं वे लड़ाकू नियंत्रक, खुफिया अधिकारी और विशेष बल लड़ाकू प्रशिक्षक भी थे। अब वे भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और कल्कि सेना के प्रमुख हैं। वे 4 टीवी समाचार चैनलों में उच्च पद पर भी हैं। रक्षा मंत्रालय के DRDO के साथ विकास भागीदारी के रूप में काम करते हुए 2 रक्षा क्षेत्र की कंपनियों का भी संचालन करते हैं। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। शंकराचार्य पीठ में उनका एक विशेष स्थान है। कृपया गर्मजोशी से और हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं द्विवेदी जी आए, विंग कमांडर सर, और हम लोगों को संबोधित करें, हम लोगों से वार्ता करें। संबोधन के पहले हम लोगों से वार्ता करें। नमस्कार सर। नमस्कार अपर्णा जी, प्रणाम, और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से वंदे मातरम, जय हिंद, प्रणाम। जय हिंद, प्रणाम सर। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप इतने व्यस्त रहते हैं और तभी भी हम लोगों के लिए समय निकालते हैं कि आपकी राष्ट्र सेवा से ओतप्रोत जो आपका अपनी जो आपकी संपूर्ण आपका दृष्टिकोण है, आपकी आत्मा है, आपका शरीर है सर, उससे हम लोग भी कुछ प्रेरित हो पाएं, उसके लिए आप समय देते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। धन्यवाद। अपने घर वालों से जुड़ना तो हमेशा ही सौभाग्यशाली होता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपके इतने प्रतिष्ठित चैनल से जुड़ रहा हूं और आज मेरी बात इतने प्रतिष्ठित और सुधी दर्शकों, श्रोताओं तक जाएगी। जी 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 जी, आशा तो यही है सर। अपनी छोटी छोटी हम लोग अपना गिलहरी योगदान देते रहें तो क्यों नहीं बात आगे, और बात निकली है तो सर दूर तलक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपसे पूछूंगी, ये एयरफोर्स का जो आपकी और क्या जम रहे हैं सर अपनी यूनिफॉर्म में, और आप लोगों सभी से कहूंगी कि भाई आप लोग जो वीडियो रिलीज होता है एपिसोड का वो कृपया आप देखें और सर को देखें यूनिफॉर्म में। ये आपसे पूछूंगी आपका कैसे इंटरेस्ट जागा टू नॉट ओनली बी इन यूनिफॉर्म बट टू सर्व द नेशन। जी, ये कहानी तो शुरू होती है क्लास 6 से ही, जब मेरे बड़े भाई साहब ने ही मुझे प्रेरणा दी थी कि कुछ राष्ट्र के लिए ही करना है। और मेरा बचपन ऐसे परिवार में बीता। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में आज भी 10,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं, और पुस्तकों के बीच में, साहित्य के बीच में, संस्कृत के बीच में जीवन बीता मेरा। तो मैंने अपना करियर तो शुरू किया जर्नलिज्म से, और 97, 98, 99 इसमें मैं जर्नलिज्म में सक्रिय रहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थोड़ी देर प्रिंट मीडिया में कुछ सीखा, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट कर गया। और जर्नलिज्म करते करते ही मेरे मन में ये विचार आया कि अभी तो उम्र है, क्यों ना डायरेक्टली राष्ट्र की सेवा की जाए। वाह। और तब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की, और जैसा कि ईश्वर ने रचा था, पहले ही अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हो गया भारतीय वायुसेना में। और भारतीय वायुसेना के 2 दशक से ज्यादा अपने अनुभव में मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे पूरे मेरे सेवा काल में कोई भी स्टाफ टेन्योर या डेस्क जॉब नहीं करनी पड़ी। थ्रू आउट मैं ऑपरेशंस में ही रहा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन में, इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, CI ऑप्स में, नेवल के साथ जॉइंट ऑपरेशंस में, आर्मी के साथ जॉइंट ऑपरेशंस में। इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स, IB एंड LAC। मैंने लगभग सभी बॉर्डरिंग एरियाज में टेन्योर किए, और बड़े बड़े ऑपरेशंस में मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला। और उससे जो मेरा एक बैकग्राउंड, दर्शन शास्त्र का बैकग्राउंड था, उसने भी मुझे बहुत हेल्प की। जो मेरी नेटिव, मेरा जो उत्तर प्रदेश, एक घटना भी है जो मैं आगे सुनाऊंगा इसकी। जी जी। तो उत्तर प्रदेश का निवासी या वहां जन्म लेने की वजह से जो मुझे अपनी कंडक्ट ऑफ माई ड्यूटीज में जो मुझे लाभ मिला, लाभ मतलब हाउ यू टैकल विद द सिचुएशंस इन लाइफ। इफ यू आर इन यूपी, यू लर्न इट इन अ डिफरेंट वे।
So you applied in a different way, right? I'll tell you a very ये सत्य वचन है story. सर, ये सत्य वचन है सर। हाँ, मैं आपको अपर्णा जी वो स्टोरी सुनाऊंगा जो अब तक मैंने किसी चैनल में नहीं सुनाई। आप प्लीज सुनाइए, तो प्लीज। उसके बाद फिर जब हम एक सीनियरिटी में आ जाते हैं और मेरा प्रमोशन भी ड्यू था, ऑल माई प्रमोशन चांसेस वर लेफ्ट, यानी कि प्रमोशन मेरा ड्यू था। लेकिन मैंने ये सोचा कि अब इस सीनियरिटी के बाद तो फील्ड में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। आफ्टर सम सीनियरिटी, यू नो, एज एन ऑफिसर यू विल बी एम्प्लॉयड इन द हेडक्वार्टर्स एंड ऑल। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब तक मैं फील्ड में रहा हूं तो मैं फील्ड में ही रहूंगा। तो मैंने वीआरएस लिया दिसंबर 2022 में जी। और उसके बाद समाज के लिए, राष्ट्र के लिए फील्ड में रह करके एक नई जर्नी शुरू की। कल की सेना के माध्यम से, भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, अपने पुराने पैशन पत्रकारिता को फिर से जीवित करने के लिए मेरे 4 न्यूज चैनल्स, उनके माध्यम से, डिफेंस के लिए पैशन और डिफेंस के लिए करते रहने की वजह से 2 कंपनीज, उनके माध्यम से। और मुझे लगता है कि ये सब आप जैसे राष्ट्रभक्त जो हमारे राष्ट्र के पुजारी हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का आशीर्वाद है कि ईश्वर की कृपा से सब में सफलता मिलती रही। भारत के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिला है और जितना भी प्राण है, और शायद आत्मा चूंकि अमर होती है, तो हम तो मरने के बाद भी राष्ट्र के लिए ही कार्य करेंगे। तो ये छोटी सी जर्नी है जो आपने जर्नी की बात कही उस पे। जी जी अपर्णा जी। जी जी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग पुष्कल भाई। तो अब आप ये बताइए कि एज एन ऑफिसर, जो भारत की आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर के दृष्टिकोण से बताइए, व्हाट इज इट लाइक सर्विंग फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? है क्या? इट इज द बेस्ट थिंग विच a human can even think. Let me tell you, let me put it very bluntly, कि हर फील्ड में रह के, किसी भी फील्ड में रह के आप राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो आप आज कर रही हैं, जो भारतीयता को आप अब्रॉड में अपने चैनल के माध्यम से, अपने साहित्य, अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से फैला रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। तो ऐसा ये सोचना कि डायरेक्टली अगर कोई फौज में है वही सिर्फ राष्ट्र के लिए कर रहा है, ये गलत होगा। लेकिन फौज में रहने से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सेटिस्फैक्शन ये है कि आई एम प्लेइंग माई ओन बॉल्स, यानी कि ये कि जो मुझे निर्णय है, युद्ध है, वो मैं लड़ रहा हूं। अधिकारी होने का मतलब ये है कि यू आर एट ए लीडरशिप पोजीशन, तो यू आर डिसाइडिंग द मैच, द टीम, द स्ट्रेटजी। अच्छा, तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। The ball is not in my court, the ball is under my racket, the ball is under my bat. जी। So चौके और छक्के मारने का जो मजा है, जी। वो फौज के अंदर है, ये मैं बोलूंगा। और सबसे अच्छी बात इंडियन आर्म फोर्सेस की ये है कि पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग, सबसे बेहतरीन एथिक्स और संस्कार, जिसको और भी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। पिछले 2 सालों में भारतीय फौजों में भारतीयता का बहुत ज्यादा समावेश हुआ है, और इसका श्रेय मैं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को देना चाहूंगा कि उनके प्रयासों से भारतीय सेनाओं का जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था ऑफ थिंकिंग, दैट इज स्लोली एंड स्टडीली गोइंग अवे। तो अभी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, सबसे ज्यादा एथिकल और सबसे ज्यादा पोटेंट हमारी फोर्सेस हैं। बहुत वाइड एंड वेरीड एक्सपीरियंस होता है अपर्णा जी। एक आपने सुना होगा कि हजारों ऑफिसर्स की कमी है फौज में, तो उस भारतीय फौजों में जो हजारों ऑफिसर्स की कमी है, उस वजह से हमें एक समय में 4-4, 5-5, 6-6 ऑफिसर्स की ड्यूटीज करनी होती है। यू विल नॉट बिलीव, एट द थिक ऑफ सीआई ऑपरेशंस आई यूज्ड टू गेट कॉल्स कि सर कल मेस में पार्टी है, यू आर द मेस सेक्रेटरी, तो मेन्यू क्या बनना है। मींस वी आर इन द जंगल्स और हम वहां पर ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और हमें ये भी डिसीजन लेना है कि कल जो विजिट हो रही है, कोई हमारे यहाँ वीआईपी विजिट है समथिंग, या कोई प्रोटोकॉल पार्टी है, तो उसमें मेन्यू क्या बनेगा। सो दिस एक्चुअली ट्रेन्स यू फॉर अ बिगर स्कीमा ऑफ वॉरफेयर, जो ये कहती है कि फॉग ऑफ वॉर के बीच कुछ भी हो सकता है। तो हमारे, और इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब जब भी हम देखते हैं कि भारतीय फौजी जब अपनी पहली इनिंग खत्म करते हैं और कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो दे आर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल देयर, बिकॉज हमारी प्रोग्रामिंग और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग लेने से, उसके कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर बनने के से, इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट करने से
और भी फैकल्टीज डेवलप होती हैं, जो निर्णय शायद लोग लेने में 1, 2, 3 घंटे लगाते हैं, वो निर्णय हमको 3 सेकंड में लेने होते हैं। तो इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा शेप किया है। और आर्म फोर्सेस में जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज दैट विच इज यूनिक, और हम वो सर्विस करके हमको क्या फील होता है, तो हमें ये फील होता है कि यस, वी आर रीचिंग नियर द फुल पोटेंशियल ऑफ ए ह्यूमन। वाह, तो ये बहुत बड़ी विशेषताएं हैं भारतीय फौजों की। अति सुंदर सर, अति उत्तम, अति सुंदर। यही सुनना भी चाहती थी आपसे, क्योंकि जो हम लोग सोचते हैं या उसको कई बार हम लोग शब्दों में नहीं बयान कर सकते, और एक ऑफिसर ये बात बोले तो वो अच्छा लगता है सर सुन के। और क्या कहें सर, और सीना चौड़ा होता है, और नतमस्तक भी होते हैं आप लोगों के आगे। तो आपसे ये पूछूंगी सर कि जब आप सेना निवृत्त हुए तो सबसे पहली आपकी थॉट क्या थी? देखिए, मैंने तो चूंकि खुद ही वीआरएस लिया, जी जी जी, तो मैंने सर्विस छोड़ने के लिए जो एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना जो होता है जी, वो मैंने पहले ही शुरू कर दिया था। राइट। और सर्विस छोड़ने के बाद तो मैं सही बताऊं तो आंखों में आंसू तो थे, क्योंकि जिस यूनिफॉर्म के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अपने जान की बाजी लगाई हो, जब अपने खून पसीना दिन रात, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जिंदगी के 20-22 साल ऐसा लगता है एक लाइन थी, और बीच के वो 20-22 साल सिमट करके 20-22 मिनट में बीत गए। तो पूरी जवानी हमने अपनी लगा दी जंगलों में, बॉर्डर्स में। उसके बाद लगता है कि नहीं यार, मैं आज के बाद शायद ये यूनिफॉर्म मतलब नहीं पहन पाऊंगा। दिस इज अ फीलिंग विच इज मतलब अनएक्सप्लेनेबल, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स जी। तो एक बार लगा कि नहीं, ये यूनिफॉर्म, और वो भी पहले छोड़ना जबकि आपके पास 15 साल की सर्विस बची हो। ऐसा भी नहीं कि एज हो गई हो, सुपर एनवेट हुए तो अब कोई रास्ता नहीं है। बहुत से लोगों ने बोला भी कि प्रमोशन आ जाएगा तब छोड़ दीजिएगा, अभी तो सब कुछ है। बट देन चूंकि हौसला ये था कि जो चीजें हमें अब खुल के करनी है, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, वो एक ऑफिसर के प्रोटोकॉल में होना संभव नहीं था। तो इसलिए छोड़ने में बहुत सिर्फ एक इमोशनल जो जिसे कहते हैं लगाव, उसको छोड़ करके ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने हमेशा से फौज में, बचपन में मैंने एक चीज को बहुत अपने दिल से लगा लिया था। जनरल कॉलिन पॉवेल की एक कोट है कि डोंट लेट योर ईगो गो सो क्लोज टू योर पोजीशन दैट व्हेन योर पोजीशन गोज योर ईगो आल्सो गोज विद इट। तो मैंने कभी भी अपने आप को पोजीशन से अटैच करके नहीं रखा। तो मेरे अंदर का पुष्कल द्विवेदी वही रहा जो एक स्टूडेंट था, जो एक पत्रकार था, जो एक दर्शन शास्त्र का, आध्यात्म का एक साधक था, जो एक सिपाही था, एक सैनिक था, एक मिलिट्री लीडर था। वही पुष्कल मेरे अंदर आज भी है। तो इसलिए उसको छोड़ने के बाद जब हम धर्म के क्षेत्र में आए, राष्ट्र के क्षेत्र में आए, तो बहुत प्रेम सम्मान मिला, बहुत ज्यादा अपनापन मिला और बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। अपर्णा जी, हमने अब तक हजारों लोगों की मदद की है, ईश्वर की दया से हम निमित्त बने हैं उसके। कई लड़कियों को हमने उनकी अस्मत बचाई है, कई लड़कियों को हमने बरामद कराया जिनको उनके घर वाले कभी शायद ढूंढ ना पाते अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के भरोसे रहते। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमको बहुत सेटिस्फेक्शन देते हैं अपर्णा जी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था और आगे आगे और भी अच्छे रिजल्ट्स हम समाज को, राष्ट्र को लाके देंगे। जी, अब आपसे ये पूछती हूँ कि कुछ बहुत महान ज्ञानी भी हैं हमारे देश में और बड़ी सीरियस सी बातें हो रही है आपसे, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आनंद वाला क्षेत्र भी हम लोग एक्सप्लोर कर लें। सर, बहुत ज्ञानवर्धक बहुत बातें होती हैं। आप तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में रह चुके हैं और आप ऑन ग्राउंड थे, आप सर्विस में भी थे। सर, ये क्या ये उरी, पुलवामा, बालाकोट, ये सब सर झूठ है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और खास तौर पे इंटरनेशनल इंडियन डायस्पोरा को ये जानने की बड़ी इच्छा रहती है, क्योंकि
राष्ट्र से प्रेम नहीं सर, तो सबके मन नहीं में सर, है। हम लोग नहीं 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 आई स्टॉप यू। हम लोग बहुत क्लियर हैं, हम लोग जो डायस्पोरा है हम लोग बहुत क्लियर हैं क्या सच है और क्या झूठ है। हम लोग वो ध्रुव राठी टाइप्स नहीं है जर्मनी वाले, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम लोग बहुत क्लियर है सर। आपके भारत में कुछ बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, उनका नाम र से शुरू होता है और दूसरा नाम ग से शुरू होता है सर। तो वो वाले जो बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए आपसे पूछ रही हूँ सर। जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फ्रॉम द हाउसेस माउथ मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी स्ट्राइक्स जिनका आपने नाम लिया ये बिल्कुल हुई हैं, और जितना आपको पता है उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन तरीके से हुई हैं। बालाकोट स्ट्राइक में आई वॉज इन द मिशन कंट्रोल, तो मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड ये बात बता सकता हूं कि हमने जो ऑपरेशन बालाकोट में जो किया था इंडियन एयरफोर्स ने, जिस भी दिन वो ऑपरेशन डिक्लासिफाइड होगा आप इजरायली फोर्सेस के ऑपरेशंस, अमेरिकन फोर्सेस के ऑपरेशंस भूल जाएंगे। हमने सीना तान करके उनको जाकर के मारा। 300 से अधिक हमने आतंकी उस रात को ही भून दिए वहां पर, और इसके सारे प्रमाण हमारे पास है, वीडियो क्लिपिंग्स हैं हमारे पास। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव, इट इज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिस्क्रिशन और एमओडीज डिस्क्रिशन की वो कब उसको खोलेगी, लेकिन बिल्कुल हुआ है, बहुत जोरदार तरीके से हुआ है, और जितना आप जानते हैं उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ है, उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग तरीके से हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स तो कहीं पर थी नहीं, दे वर नेग्लिजिबल, देयर फाइटर्स वर नॉट इवन एबल टू टेक ऑफ जब हमने उनको स्वार्म कर लिया था उसके बाद। और ऑफ सिंदूर में भी ऐसा ही हुआ, जो मैंने पहले भी बोला था, 2 दिन के अंदर हमको एयर सुपीरियरिटी मिल गई थी। और एयर सुपीरियरिटी मिलने का मतलब मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर में होता है कि आप यू विल ऑटोमेटिकली गेन लैंड सुपीरियरिटी, आप अपनी विल एसेट कर सकते हैं अब एनिमी के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर हमको एयर सुपीरियरिटी हासिल हो चुकी थी। बहुत जो मिथ फैलाए जाते हैं, जो गलत सलत बातें फैलाई जाती है, देखिए इसमें पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा टीम आईएसआई की काम करती है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इट्स अ टाइप ऑफ वॉरफेयर, इट्स अ फुल स्केल वॉरफेयर। तो जिसके अलग अलग स्कूल्स हैं, इवन अमेरिका में तो साइकोलॉजिकल ऑप्स डिवीजन एक पूरी उनकी आर्म फोर्सेस की अलग बनी हुई है एज ए कमांड। तो ये सारा आईएसआई का फैला हुआ भ्रम है, इसमें हमारे भारत के कुछ नागरिक फंस जाते हैं, वो दुर्भाग्यशाली। कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा नंबर है, और वो नंबर अगर समय पे नहीं रोका गया, थामा गया, समझाया गया, तो कहीं लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। तो सर ये बताइए कि आप एयरफोर्स में रह चुके हैं, तो ये जो एयर फॉर्मेशंस होती हैं या उस पर फिल्में बनती हैं, ऑफ कोर्स वो हम उस पर नहीं बात करेंगे कि वो लिबर्टी होती है और वो एकदम से कोई किसी को, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को गले मिल गया और फिर वहीं पर खड़े खड़े टारमैक पे शादी हो गई, ऐसे तो होता नहीं। तो ये आपसे पूछने लग रही हूँ कि एज एन एक्स IF ऑफिसर, सर ये जो एयर फॉर्मेशंस होती हैं ये क्या बिल्कुल आसान से शब्दों में अगर आप हम लोगों को समझा सके, बता सकें, और इनका जो हमारे जो वेद और शास्त्र में जो उल्लेख है उनसे डायरेक्टली कैसे रिलेट होता है सर? बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा जी, देखिए एयर वॉरफेयर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है जी। क्योंकि एयर वॉरफेयर में सबसे क्रूशियल चीज होती है फैक्टर ऑफ टाइम। नेवल वॉरफेयर भी कॉम्प्लेक्स होती है, लैंड वॉरफेयर भी कॉम्प्लेक्स होती है, बट एयर वॉरफेयर की कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीफोल्ड हो जाती है क्योंकि वहां टाइम फैक्टर बहुत प्राइम होता है। आप ये देखिए कि जब हम फ्लाई करते हैं तो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए 2 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं होता। अब जो एयर फॉर्मेशंस की आपने बात की, तो देखिए डिफरेंट तरीके की टैक्टिक्स होती है। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स का जो टॉप गन है, जिसको टैगडी कहते हैं हम, टैगडी उसका नाम है, सो वो कॉम्बैट टैक्टिक्स डेवलप करता है, प्रैक्टिस करता है। अलग अलग टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके रोल्स होते हैं, किसी का स्ट्राइक है, किसी का ग्राउंड स्ट्राइक है, किसी का रिकॉनेसेंस है, किसी का एयर डिफेंस इंटरसेप्टर रोल है। उसी तरह के उसमें वेपनरी होती है, अलग अलग सेट ऑफ मिसाइल्स होती हैं, अलग अलग सेट ऑफ EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स होते हैं, अलग अलग सेट ऑफ जो अर्ली वार्निंग उसमें सूट्स लगे होते हैं। सो एयर वॉरफेयर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये तू डाल मैं पात वाली बात है। यानी कि जैसे
मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जैसे भारत ने, मान लीजिए पाकिस्तान तो छोटी चीज है, अब तो पाकिस्तान के बारे में बात करना भी छोटा मैं मानता हूं। मान लीजिए भारत और चाइना के बीच में लड़ाई होती है, तो भारत के एयरक्राफ्ट के पैकेजेस जाएंगे, उसमें कई सारे एयरक्राफ्ट होंगे, सबके रोल्स डिफाइन होंगे, सबके टारगेट्स डिफाइन होंगे। वैसे ही चाइना की तरफ से भी उनके काउंटर अटैक आएंगे। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, उसमें जैमिंग होगी, उसमें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगी। यू नो देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन द एयर ऑल्सो। सो उसके बीच में उधर से ग्राउंड बेस्ड वेपन्स होंगे, वो अपनी थ्रेट पोज करेंगे। ऊपर से दो यूज ऑफ एयर स्पेस और होगा वॉर के समय लॉजिस्टिक के लिए, टू कन्वे द ट्रूप्स एंड ऑल। तो जो मीडियम ऑफ एयर है वो काफी डेंस हो जाता है, और इसमें आपको डिसीजन मेकिंग के लिए 3 से 4 सेकेंड ही मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इट्स इन अ प्लेन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी को वो बैठा के आज एक्सप्लेन किया जाए तो उसे लगेगा कि ह्यूमनली नॉट पॉसिबल थिंग्स हैं। बट हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है जो हमें कुछ चीजें ऐसी सिखाती है जिसमें हम सुपर ह्यूमन बन जाते हैं इन लिटरल सेंस। लाइक मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, हाँ तो प्लीज सर, कोई ये कहानी शेयर करिए ना, आपने पाकिस्तान में खूब सारी गोलाबारी की, बताइए ना। नहीं, गोलाबारी और वो तो पूरी में कहानी उस समय हम शेयर नहीं कर सकते अभी, हल्का कि सा, किस तरह क्या किया। छोटा। मैं आपको शेयर करता हूं, जो मैंने आपको यूपी वाला बात बताया था वो उस पर शेयर करूंगा। चलिए। तो मैं जब सुपर ह्यूमन की बात कर रहा था, तो जैसे मेरा एग्जांपल है कि मैं आई कैन स्लीप विद माई हाफ ऑफ माई माइंड अवेक। तो मैं एक कान से सुनता हूं, दूसरा कान मेरा सोता है, ठीक है। और ऐसी फैसिलिटीज हम डेवलप कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे कोर्समेट्स हैं जिनके पास डिफरेंट जो ह्यूमन बॉडी ने अडॉप्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी फैसिलिटीज में फिर हो जाता है कि हम 4 सेकेंड में हम ये डिसीजन भी लेते हैं कि हमको कॉम्बैट को किस तरफ शिफ्ट करना है, यानी कि होल सिनेरियो ऑफ कॉम्बैट हमको किधर शिफ्ट करना है, एयर कॉम्बैट। हम ये भी डिसीजन लेते हैं उसी 4 सेकंड में कि हमको एयरक्राफ्ट किस तरफ मैनूवर करना है। हम ये भी डिसीजन लेते हैं कि एनिमी मिसाइल्स जो आ रही हैं उनको हमें कैसे डिसीव करना है, उसके लिए हमको कौन से ईडब्ल्यू, कौन सा ईसीएम, कौन से हमें इक्विपमेंट यूज करने हैं। हम ये भी डिसीजन लेते हैं कि हमारे जो बडी हैं उनको हम थ्रेट ना पोज करें। हम ये भी डिसीजन लेते हैं कि जो एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, अगर हमसे रिमूव हुआ, हम बच गए, तो कहीं हमारा कोई बडी उसके अंदर ना आए। हम ये भी देखते हैं कि हमको एनिमी जैम ना कर सके। हम ये भी देखते हैं कि हमें अपने मिशन या टारगेट पॉइंट से ज्यादा दूर नहीं जाना है, बिकॉज हमको रिवेक्टर भी करना है वहीं पर, उसी जगह हमको फिर कॉम्बैट, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट तो डिजिग्नेटेड है। फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट सही उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। इतनी सारे डिसीजन मैट्रिक्स में फिर प्रायोरिटाइजेशन होता है इसका, जो कि लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, प्रायोरिटी 1 2 3। और उसके बाद 4 सेकंड के अंदर हमें डिसीजन लेकर के न सिर्फ वेपन लॉन्च, एग्जीक्यूशन ऑफ मैनोवर, प्लस बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो ये एक सुपर ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग है, बट दिस इज अचीव थ्रू ट्रेनिंग। अब मैं आता हूं उस वाकये पे जो आपने बोला, जो मैंने शुरू में बोला था कि उत्तर प्रदेश से मेरा रिलेशन कभी काम आया। 2010 की बात है, मैं एक कॉन्वॉय लेकर के जा रहा था दिल्ली टू श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट। एक श्रीनगर के नॉर्थ कश्मीर, अपर कश्मीर में डिप्लॉयमेंट थी, और हमारे पास तकरीबन 18 स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स का कॉन्वॉय था, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वेपनरी वगैरह थी। तो आई वाज द कॉन्वॉय कमांडर। और चूंकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बहुत मिलिट्री व्हीकल्स, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स, और पहाड़ों की जर्नी, पहले टनल भी एक ही थी। तो फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर का रास्ता वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव, और बहुत एक्सीडेंट भी होते थे, ऑन दैट टू विद दिस काइंड ऑफ लेफ्ट ड्राइव व्हीकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट। तो एक जगह वहां पड़ती है रामसू करके, पहाड़ी एरिया है एकदम। वहां पर हमारी गाड़ी से एक लोकल बस टच कर गई, यानी कि गलती उस लोकल बस की थी, उसको वो होल्ड नहीं कर पाई कॉन्वॉय निकलने तक, उसने आगे बढ़ा दिया, और हमारी एक बड़ी सी व्हीकल से, एंड दैट व्हीकल वाज आल्सो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर केपेबल, तो स्पेशलाइज्ड व्हीकल थी, उससे वो टच कर गई, उससे उस बस को डैमेज हो गया। नाउ दैट बस बिलोंग टू अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन JNK। तो उन्होंने क्या किया कि रामबन एक जगह आती है, रामबन के तक हम जब पहुंचे तब तक 300-400 लोगों ने उस हाईवे को घेराव कर लिया था। तो हमारा जब कॉन्वॉय वहां पहुंचा तो आर्मी की एक रोड ओपनिंग पार्टी होती थी,
तो आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी थी, उसमें एक मेजर था उसका इंचार्ज और 2 जिप्सी उसके पास कुछ आदमी थे। तो वो बेचारा बड़ा घबराया हुआ परेशान सा था। हम जैसे ही पहुंचे तो उसने मुझसे बोला कि सर यू आर द कॉन्वॉय कमांडर, पीछे कुछ ऐसा हुआ है आपकी किसी गाड़ी से। तो ये लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया और पूरा हाईवे इन्होंने घेर लिया। अब जो हाईवे इन्होंने पूरा घेर लिया था उसको ये नारेबाजी और हिंदुस्तान मुर्दाबाद और ये सब ना शुरू हो गया था इनका। तो अब उस सिचुएशन से तो मुझे ही डील करना था, और वहां पर मेरा ये उत्तर प्रदेश का बैकग्राउंड और हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड और जिस तरह से हार्ड एंड ट्रेनिंग हमें मिलती है इन द स्ट्रीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वो काम आया। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने उस जो उनका लीडर था उसको बुलाया और मैंने उसको बुलाकर बोला कि समझाया उसको, तो वो समझने को तैयार नहीं था, बिकॉज दे क्रिएट प्रेशर लाइक दिस कि प्रेशर क्रिएट हो, कुछ पैसे मिल जाए या फिर एक ऐसा स्कैम बना दे उसको और फौज को बदनाम करे। तो उसको मैंने बुलाया और बुलाने के बाद उसने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि मतलब ही विल नॉट कोऑपरेट और लोग बढ़ते जाएंगे। बोला कि सर आप, उसने मुझे धमकी दी कि किसी भी समय पत्थर चल सकते हैं, किसी भी समय शुरू हो सकती है दिक्कत। तो मैंने उसको बोला, मैंने मेरे पास उस समय जितनी भी अपने पास बहुत सारा मैन पावर था, तो मैंने उस सबको रेडी करने को बोला। मैंने सबको बोला यू शुड बी रेडी टू फायर, वो कमांड्स दिए उनको मैंने। ट्रूप्स मेरी ट्रेन थी, बिना मेरे इंस्ट्रक्शन के एक भी फायर ओपन नहीं हो सकता था, डिसिप्लिन ट्रूप्स हमारी रहती हैं। तो मैंने सबको बोला रेडी टू फायर पोजीशन में जाने को। फिर मैंने उसको बोला, मेरे पास एक AK-47 थी, एक पिस्टल थी 9mm। तो मैंने उसे कंधे पे हाथ रख के बोला कि देखो तुम पॉलिटिशियन हो और मैं हूं यूपी से, अभी कंडीशन ऐसी कि तुम हटोगे नहीं, तुमने मना कर दिया है, और मैं भी हटूंगा नहीं क्योंकि गलती हमारी नहीं है। मैंने कहा तुमको नीचे जो पत्थरबाजी तुम लोग करवाते हो सबको पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया टेररिस्ट समझता है, और मेरे पास 12,000 राउंड है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें 20 मिनट का और टाइम देता हूं, तुम 1,000-2,000 लोग और ले आओ, क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आदमी आए। फिर मैंने कहा तुमको जो कराना हो फिर तुम शुरू कराओ, तुम पत्थर चलवाओ, तुम गोली चलवाओ, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू लाइक, एंड मैं फायरिंग ऑर्डर दे दूंगा। एंड इन दैट कंडीशन इफ यू स्टार्ट थ्रोइंग स्टोन्स और डूइंग अदर नेस्टी थिंग्स, मैं एक एक को मार दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जी। और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। जनरल एक्सेप्शन IPC सेक्शन 76 में मुझको मिला हुआ है। मुझे 14 साल की जेल होगी, मुझे फांसी नहीं होगी। आज 2010 है, 2024 में मैं तिहाड़ जेल से निकलूंगा। 14 साल मैं जेल में अध्ययन करूंगा, बॉडी बनाऊंगा, और अगले लोकसभा इलेक्शन में खड़ा होकर के मैं MP बन जाऊंगा, क्योंकि तुम सबको टेररिस्ट समझता है भारत। मैं जिस भी जगह से खड़ा होऊंगा मैं चुनाव जीत जाऊंगा। और मैंने उसको बोला यू आर ए पॉलिटिशियन, यू नो पॉलिटिक्स बेटर देन मी, और अब मैं ये कराऊंगा। तो वो थोड़ा सा सहमा इस बात से। उसके बाद उसने बोला कि नहीं साहब, थोड़ा उसके स्वर कम पड़े। फिर मैंने कहा कि यार तुम अगर नहीं मानोगे तो अब मैं वो ऑप्शन भी हटा दूंगा कि तुम कुछ स्टार्ट करो। मैंने उसको डराने के लिए बोला कि देखो मुझे एकदम क्लियर है कि 14 साल बाद मेरे MP बनने की राह तुमने खोल दी है, तो अब आई एम सो थैंकफुल टू यू। उसको मैंने अपने पास बुलाया, मैंने कहा सबसे पहली गोली तुमको मारूंगा और फिर सबको मरवा दूंगा। यू डिसाइड व्हाट यू वांट इन 5 minutes, अदरवाइज आई एम गोइंग टू ओपन फायर। और मैं आपको बताऊं पन्ना जी, जिस सिचुएशन में बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, उस सिचुएशन में 5 मिनट के अंदर वो बंदा पैरों में गिर गया, सबको वापस भेजा। उसने लिख करके दिया कि गलती उसकी थी, गलती इंडियन एयरफोर्स की नहीं थी, इंडियन एयरफोर्स की किसी ड्राइवर की नहीं थी। और उसके बाद उसने ये सब करने के बाद पूरी सिचुएशन डिफ्यूज हुई, और फिर उसने मुझसे पूछा कि सर मुझे एक बात बताओ कि क्या आप सही में गोली चलवा देते हैं? तो मैंने कहा देखो मैं यूपी का हूं, आई स्टार्टेड लविंग माई ओन आइडिया, तो मुझे खुद नहीं पता मैं चलवा देता कि नहीं। वो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। और ऐसी जगहों में उसी के कुछ 1-1.5 महीने बाद BSF के कॉन्वॉय के साथ सेम चीज हुई थी। पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, कई लोग मरे, और उसमें उसका डायमेंशन बहुत बढ़ गया। तो मैं बता रहा हूं कि जो स्ट्रीट में हम सीखते हैं
वो हमारा काम ऑपरेशंस में हमारे काम आता है। मैं इस वो एग्जांपल देना चाहता हूँ। राइट। तो ये घटना थी जो आपने पूछी जी। राइट। एक आपसे ये प्रश्न तो बहुत सारे और समय को भी अब ध्यान में रखना होगा। अब आपसे ये पूछने जा रही थी, वो कुछ अधूरी रह गई बात जो आपसे मैं एयर फॉर्मेशंस पूछ रही थी और उनके जो अलग अलग नाम होते हैं और उनका वेद और शास्त्रों में कहाँ ट्रेस बैक कर सकते हैं, वो और डिटेल में कभी और आपसे बात हो जाएगी। आपसे जी, उस पर पूरा एक एपिसोड रख लेंगे हम। जी। क्योंकि उसके जो हमारे जो प्राचीन युद्धक इतिहास है, मैं अपर्णा जी उसमें एक किताब भी लिख रहा हूँ। और मुझे लगता है अभी समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन ये है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी तक वो किताब मेरी आ जाएगी शेल्फ्स में, जिसमें मैंने पूरी तरह से वैदिक कंटेक्स्ट में ये प्रूव किया हुआ है कि ये सारी चीजें जो आज हम देख रहे हैं दोज वर एग्जिस्टिंग। बस यही आपसे जानना था, तो अगला एपिसोड आपके साथ यही नक्की कर लेते हैं, यही पक्का कर लेते हैं और वो वी विल टॉक इन डिटेल। अब आपसे ये पूछने जा रही हूँ कि आज का जो हम लोगों का शीर्षक है, जो हमारा विषय है, कॉम्बैट टू एजुकेशन, तो आपसे ये पूछूंगी कि आपको जिहाद सर्जन भी कहा जाता है, तो उससे तो आपकी डॉक्टरी हो गई, फिर आपको कहा जाता है कि आप डॉक्टर भी हो गए, फिर आप एजुकेशन बोर्ड में है तो आप एजुकेशनिस्ट भी हो गए। चाहते क्या है सर? आई एम जस्ट जोकिंग। आपसे ये पूछने जा रही थी, आप डायरेक्टर जनरल हैं और आप इतनी इम्पोर्टेंट काम में आप जुटे हुए हैं, और आपसे जानना चाहूंगी कि आप भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं, तो सर इस पद पे, इतने उच्च पद पर बैठकर सर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? और आई डोंट नो आप कार्यक्रम के प्रथम भाग से आप जुड़ पाए थे या नहीं। आज हम लोगों ने इतिहास पर ही चर्चा करी और कैसे हम लोगों को अपने ही जो पढ़ाई है उससे घिन आती है सर, घिन। तो आपको इतना महत्वपूर्ण कार्य आपको सौंपा गया है, तो कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं कि हम आने वाले समय में क्या हम लोग बदलाव देख सकते हैं, और क्या हम लोग हमेशा पीछे पलट के ही देखते रहेंगे कि या कभी कंसंट्रेट कर पाएंगे कि हम आगे बढ़ें, पीछे से सीख लें, अपने इतिहास से सीखें और आगे की ओर बढ़ें। जी बिल्कुल अपर्णा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है ये। देखिए, जो एजुकेशन की मेरी जर्नी है वो भी कॉम्बैट के ही थ्रू हुआ यूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड एक बोर्ड है जिसके विषय में आपको बताऊंगा। इसके चेयरमैन डॉक्टर एनपी सिंह, वो रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके गाइडेंस पे हम लोगों ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हम एक नया सब्जेक्ट लॉन्च करेंगे, आत्मरक्षा विज्ञान, सेल्फ डिफेंस साइंस। और हमने क्लास 1 से लेकर 12 तक सेल्फ डिफेंस साइंस नाम का एक सब्जेक्ट लॉन्च किया। हुआ यूं, विल गो बैक टू 2014। 2014 से पहले से आपको पता है भारत की जो नई सरकार बनी थी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके ऊपर ये एक जनता की डिमांड आ रही थी कि शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। यानी कि मैंने आपका पहला एपिसोड नहीं देखा, लेकिन आई कैन नो कि जो भारतीय इतिहास की जो भूलें और जो गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया है उस पर चर्चा हुई होगी सारगर्भित। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रेशर पड़ता जा रहा था गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि सीबीएसई को कुछ ठीक कर सके और एनसीईआरटी के करिकुलम में कुछ सुधार ला सके। 2016 में जब 2016 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, बट वहां पर ऐसा कब्जा कर रखा है लेफ्टिस्ट लोगों ने कि शायद वो चीजें उस रूप में नहीं आ पाई जिस रूप में आना चाहिए था उनको। तो भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने डिसाइड किया कि एक नया एजुकेशन बोर्ड बनेगा, और एक नया एजुकेशन बोर्ड बनने की नींव रखी गई, भारतीय शिक्षा बोर्ड। लेकिन उसमें कुछ ऑडिट ऑब्जेक्शन आ रहे थे, क्योंकि सीएजी का भी अपना एक ड्यूटी होता है, उसको पब्लिक फंड्स को देखना होता है। तो ये हुआ कि इसमें कोई फंड्स कोई लगा दे, प्राइवेट दानदाता, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर फंड का लोड ना है। तो इसमें आगे आए स्वामी रामदेव जी पतंजलि के, और स्वामी रामदेव जी ने दान करके बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट है जो लगता है किसी एक एजुकेशन बोर्ड को बनाने में, तो वो अमाउंट उन्होंने दान किया और भारत सरकार ने एक नया नेशनल एजुकेशन बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। ये बोर्ड सीबीएसई के एट पार है टोटली। हमारी जो बोर्ड है उसकी आप कह लीजिए कि एक्रेडिटेशन जो एआईयू से हो चुकी है,
जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है, और यूजीसी से भी हो चुकी है। ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सारे कॉलेजेस इसे एक्नॉलेज और हमारे छात्रों को लेने के लिए सारा कुछ हो चुका है, क्लियरेंसेस। भारत के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज क्लियरेंसेस हो चुकी हैं। हम एफिलिएशंस दे रहे हैं और इस समय सैकड़ों की तादाद में स्कूल या तो अदर बोर्ड से चेंज होके हमारे में आ रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में, या फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड से नए स्कूल शुरू कर रहे हैं। अब मैं आता हूं इसके करिकुलम में जो मेन है। देखिए, जितनी भी इतिहास की भूलें आपने सोची होंगी, डिस्कस की होंगी, आई एम डेड श्योर वो सारी हमने एड्रेस ऑलरेडी कर ली है। तो अपर्णा जी, ये जो एक डिमांड है, जो हम बोलते हैं कि हिस्ट्री सही होनी चाहिए, हम क्यों ऐसा सिलेबस पढ़ें, हम क्यों पढ़ें, ये सारा एड्रेस हो चुका है। मोर देन 2000 से ज्यादा विद्वानों ने बैठ करके ये पुस्तकें लिखी हैं। क्लास 1 to 12th हमारी बुक्स रेडी हैं, स्कूल्स में हमारी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं भारत में, और बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। अगले 1.5 साल में हम ग्लोबली अपनी सिलेबस लॉन्च कर देंगे। और इसके सिलेबस को मैं आपको छोटी सी एक झलक बताऊंगा, अभी तो समय नहीं है इसमें ज्यादा, लेकिन जितनी भी हिस्टोरिकल फॉलीज आप देखते हैं वो सारी क्लियर कर दी गई हैं। जो भी सही इतिहास छुपाया गया था वो सामने ला दिया गया है टेक्स्ट बुक में। जो भी हमारे नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हमारे जो वीर योद्धा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने, आप वीर मलरेपा जो मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कक्षा 4 की किताब में वो पढ़ाए जा रहे हैं। अब तमिलनाडु का बच्चा पढ़ रहा है वीर मलरेपा के बारे में, जिसके बारे में किसी ने किसी को बताया ही नहीं कभी। और क्लास 1 से संस्कृत हमारे यहाँ मैंडेटरी है। संस्कृत मैंडेटरी करने का कारण यह है कि अगर आप इंटरनेशनल रिसर्चेस पे जाएंगे, जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हुई है यूनिवर्सिटीज में, तो उसमें इट इज फाउंड कि सबसे ज्यादा लर्निंग एबिलिटी किसी बच्चे के अंदर 10 साल तक रहती है। और कोई भी लैंग्वेज अगर सिखाना है तो 4 से 5 साल में अगर शुरू कर दी जाए लैंग्वेज, तो बहुत इजीली सीखता है। तो इसीलिए क्लास 1 से हम संस्कृत सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए संस्कृत भी उतनी ही इजी हो जाएगी जितनी हिंदी या कोई और मदर टंग या इंग्लिश। दूसरी बात कि हमने कोई भी जो नेशनल बोर्ड है वो एनईपी और एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप सिलेबस अपना ढालता है, अपनी बुक्स ढालता है। हमने इन दोनों को तो समावेश किया ही है, लेकिन अपर्णा जी, हमने इसमें साथ ही साथ पंचकोश विकास की जो गुरुकुलीय अवधारणा है, हमारी हर बुक का एक एक चैप्टर इन 5 कोशों में से, चाहे वो अन्नमय कोश हो, प्राणमय कोश हो, मनोमय कोश हो, विज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश, हमने उनमें डेडिकेट किया है एक एक चैप्टर। यानी हमारे एक एक चैप्टर के बारे में लिखा है कि ये चैप्टर आपके अन्नमय कोश को डेवलप करता है, या ये चैप्टर आपके प्राणमय या मनोमय या आनंदमय कोश को डेवलप करता है। क्योंकि आप ये देखिए कि भारतीय शिक्षा की अवधारणा क्या थी। भारतीय शिक्षा में आज आप देखते हैं कि वेस्टर्न आइडियाज आते हैं, सेव ट्रीज, सेव दिस, सेव दैट। भारत में तो बात ही हम ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड है। भारतीय संस्कृति तो ब्रह्मांड की बात करती है, संपूर्ण कॉस्मोस की बात करती है। वो सिर्फ इस धरती तक, इस गैलेक्सी तक नहीं रुकती है, वो पूरी कॉस्मोस को साथ लेने की बात चलती है। तो जहां हम बोलते हैं कि हमारा पूरा विश्व ही जो है हमारा फैमिली है, हमारा घर है, तो भारतीय जो एजुकेशन है वो तो शुरू से कॉस्मोस को ध्यान में रख करके करी गई है। हम ओंकार से, प्रणव से शुरू करते हैं जो कॉस्मोस का प्रतीक है। तो हमने उन सारी चीजों को हमारे अपने सिलेबस में डाला है। आत्मरक्षा विज्ञान, सेल्फ डिफेंस साइंस, जो माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी लिखित रूप में इसकी बहुत प्रशंसा की है, और उनके मार्गदर्शन से और भी अन्य विद्वानों के मार्गदर्शन से ये भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद ने कक्षा 1 से 12 तक का पूरा सिलेबस बनाया है, जिसमें हम अपने बच्चों को एक एथिकल, इसमें कॉम्बैट फिजियोलॉजी, कॉम्बैट साइकोलॉजी, एथिक्स, जो कॉम्बैट के जो व्हाटएवर फील्ड क्राफ्ट है, उससे ले करके पूरे समाज के लिए एक जागरूकता, एक हम अपने बच्चों को एक ऐसा योद्धा बना रहे हैं बचपन से, जो कि न सिर्फ एक पढ़ा लिखा नागरिक बन करके लाइक अ होलसम, आप कह रहे एक होलसम, वेल राउंडेड इंडिविजुअल, या होलसम एंड ये एजुकेशन जो आप इसमें आती है बात की, क्या हम सिर्फ पोंगा पंडित बना रहे हैं, क्या हम सिर्फ कथावाचक बना रहे हैं? नहीं, हमारा जो सिलेबस है, डॉक्टर हुकुम सिंह जैसे लोग हमारे पैनल में हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में नोन है।
और हमने क्वांटम फिजिक्स तक को जगह दी है, यानी कि साइंस के, मैथ्स के जो भी मॉडर्न, वॉटएवर मॉडर्न ट्रेंड्स हैं वो भी हमने इंक्लूसिव किया है। लेकिन तो हमारी पद्धति भारतीय है और भारतीयता की पूरी झलक है इसमें, एक एक बुक में। और मुझे लगता है कि ओवरसीज इंडियंस के लिए तो हम सिलेबस तो 1.5 साल बाद लाएंगे, लेकिन जिनको भी अपने बच्चों के लिए ये बुक्स चाहिए हो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा पीआरओ का नंबर मेरे ट्विटर हैंडल @पुष्कल द्विवेदी में मिल जाएगा और हम उनके लिए यहां से स्पेशली अपनी बुक्स भेजेंगे, क्योंकि ये बुक्स पूरी तरह से साइंटिफिकली आपके बच्चों को चैनलाइज करेंगी एक सच्चा भारतीय नागरिक, भारतीय योद्धा, संपूर्ण भारतीय स्त्री और पुरुष बनाने के लिए। जी अपर्णा जी। जी, और तो फिर क्या ये जो एनसीईआरटी की जो मनमानी चल रही है, क्या उसके ऊपर कुछ अंकुश लग पाएगा इस कार्यक्रम के द्वारा? अंकुश लग गया है अपर्णा जी। अच्छा, ओके। सीबीएसई के सिलेबस को चेंज करके, एफिलिएशन को चेंज करके सैकड़ों स्कूल हमारे एफिलिएशन में आ चुके हैं। सीबीएसई की बुक्स को त्याग करके सैकड़ों स्कूल्स हमारी बुक लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुवैत से एक बिजनेसमैन आए, मुस्लिम थे, और उनको मदरसा खोलना है इंडिया के अंदर, और उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं आपकी बुक्स लगाऊंगा, मैं अपने मदरसे को बीएसबी से करूंगा। और हमारे पास अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, बट आई एम वेरी श्योर 10 से ज्यादा मदरसे और कई सारे मिशनरी स्कूल हमारे बोर्ड से संबद्ध होकर हमारी किताबें चला रहे हैं। कक्षा 1-2 के बच्चों को ऋग्वेद क्या है पता चल रहा है, गीता क्या है पता चल रही है, गुरुकुल व्यवस्था क्या है, ये हमारे क्लास 1 का पहला चैप्टर है गुरुकुल व्यवस्था पे। तो लोग बहुत ज्यादा इसमें आ रहे हैं और बिल्कुल मिथ टूट गया है। मैं आपको बताऊं, अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीएसई से हमारा कोई राइवलरी है या उससे कोई कंपटीशन है। अपर्णा जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दूं, सीबीएसई से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सीबीएसई हमारे सामने ठहरता ही नहीं है। करेक्ट, यही बोलने वाली थी कि कंपटीशन उससे हो जो बराबरी हो। यस, बीट मॉडर्निटी ऑफ द सिलेबस, बीट हमारा साइकोलॉजिस्ट का जो पैनल है, पूरे पैनल ने बुक को देखा है। आप जब देखेंगे हमारी बुक्स तो चाइल्ड साइकोलॉजी, उस एज, उस परिवेश के बच्चे को किन शब्दों में क्या बताना है, एक एक शब्द, एक एक चित्र पे काम हुआ है, यानी कि बहुत ही डीप रिसर्च करके बना है। ये तो हमारे सामने तो सीबीएसई बहुत वीक है इस समय, तो बहुत घबराहट है उन सब इदारों में, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस में जो ब्रेन वॉश करते थे, या जो ब्रेन वॉश करते थे पूरी तरीके से हमारे बच्चों को, हमारी भारतीय मनीषा को, तो वो अब नहीं कर पाएंगे। और ये चीजें अवेलेबल है, ऑफ द शेल्फ नाउ अवेलेबल है। जिसको भी चाहिए ओवरसीज के लिए मैं बोल रहा हूं, आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप डालिए, वी विल मेक श्योर दैट दीज बुक्स रीच टू यू। राइट। अब अंतिम 2 मिनट बचे हैं कार्यक्रम के, और सवाल तो देखिए ये लिसनर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तो नहीं ले पाऊंगी। एक जो आपसे बातें तो 2 करनी है तो आप अपने देख लीजिए। एक ये समझना है आपसे कि ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला भाग फिनिश हुआ है और अब वो आगे चलता रहेगा, आपसे ये जानना चाह रही थी कि इसके बाद क्या, नंबर 1। और इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जब आप ऐसी सिचुएशन देखते हैं जैसी अभी आई है सामने कि मिसकोट किया जा रहा है एक जनरल, आर्मी के जनरल को, और एयरफोर्स के आप हैं तो वो उसका तमाशा बना के रख दिया है लोगों ने, राफेल ना हो गया, घर की गाजर मूली हो गई, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। एज एन एक्स ऑफिसर आपको इसके बारे में क्या कहना है? और जो भी एक जनरल को ऐसे ये लोग मिसकोट करते हैं, और ब्लूमबर्ग जैसे नॉन लेफ्टिस्ट को दिया जाता है इंटरव्यू, भारत के इतने बड़े पदाधिकारी को, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और ऑफ कोर्स व्हाट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्या ये लड़ाई 2025 की है या 2050 की? सर, ऑल योर्स, लास्ट 2.5 minutes are yours. I'll briefly answer both of the questions. पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी हम बहुत लीडिंग एज पे हैं, चाहे वो सामरिक तरीके से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से हो, इकोनॉमिकली भी हम बहुत अच्छे हैं, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी पाकिस्तान की इस बार चल नहीं पाई, कर्टसी टू पीपल लाइक यू जो अवेयर कर रहे हैं लोगों को दिन प्रतिदिन। तो हम बहुत ही एडवांटेज में हैं, और मुझे लगता है
2-3 मसले हैं जो मैंने पहले भी लिखा और जिसपे काम शुरू भी हो चुका है। पहली चीज ये कि पीओके को लेना है। आपने राजनाथ सिंह जी के बयान से तो डिड्यूस कर ही लिया होगा कि पीओके को लेने का मन पूरी तरह हम बना चुके हैं और पीओके आएगा हमारे पास, दैट आई एम वेरी डेड श्योर। दूसरी चीज, पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शन लगे, इसके लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी तैयारी कर रही है। जिस तरीके से लापरवाह तरीके से उन्होंने अपने न्यूक्लियर एलिमेंट्स को, मैं आर्सेनल तो नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है अभी, बट एलिमेंट्स को उन्होंने जिस तरीके से स्टोर किया, दैट वाज द प्रॉपर थ्रेट टू द मैनकाइंड, एंड उसके लिए भी काम होना चाहिए। बलूचिस्तान जिस तरीके से अपनी आजादी की तरफ आगे बढ़ रहा है, बलूचिस्तान बहुत जल्दी आजाद हो जाएगा, ये भी होना चाहिए। और मुझे लगता है 2050 नहीं, 2029 से पहले हम ये चीजें होते हुए देखेंगे। ये आप ये क्लिप काट के कहीं सेव करके कोई रखना चाहे तो रख ले, ये चीजें होंगी।